हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई अपने पूरे फुल स्विंग पर होगी। और आपको जैसा कि पता है, मैंने जेईई मेंस 2025 को टारगेट बना करके उसमें कुछ रिवीजन के लिए एक सीरीज शुरू की, जिसको मैंने एससी वर्मा सीरीज के नाम से नाम दिया है। और हमारा टारगेट है जेईई मेंस 2025। इसमें मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हर एक चैप्टर के एससी वर्मा से सिलेक्टेड 5 से 10 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका वीडियो डाल रहा हूँ सोल्यूशन, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के रिकॉल हो जाए। इसी सीरीज में आज हमारा 5वां दिन है, डे 5, जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरा मैग्नेट चैप्टर यहाँ पे 2 पार्ट में दिया गया वर्मा जी में। जिसमें एक पहला पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वगैरह को दिखाया गया, और दूसरा पार्ट है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वायर और करंट लूप से दिखाई गई है। तो इसका पहला पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वगैरह दिखाया गया, फोर्स के बारे में बताया गया। तो इसमें मैंने करीब 8 से 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए बिना डिले किए इसको स्टार्ट करते हैं, और 1 to 1 सारे कॉन्सेप्ट कोशिश किए इसमें इन 9 से 10 क्वेश्चन में सारे कवर हो जाए। लेट स्टार्ट विद द सीरीज। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, आज का टॉपिक है, और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 12th नंबर क्वेश्चन लिया है, फिर उसके बाद मैंने 13 लिया है, दोनों सिमिलर है, इसे हमने ले लिया है। 23rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक लिया फोर्स ऑन वायर का। देन इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज 38 नंबर, एंड नेक्स्ट इज 39 नंबर, नेक्स्ट 52, एंड नेक्स्ट 58, एंड देन नेक्स्ट इज 60 नंबर। तो ये 60 क्वेश्चंस में टोटल दिए, तो 60 इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मैंने कुल मिला के 9 क्वेश्चंस लिए। तो चलिए 1 बाय 1 इनके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद ये क्वेश्चन से नंबर लिखे, आप एक साथ लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस पर, तो आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देखना है आप उस पर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, a circle lobe of radius a carrying a current I is placed in a 2-dimensional magnetic field. ये 2-dimensional magnetic field किसी एक प्लेन पर है। The center of the loop coincide with the center of the field. ये coincide कर रहा है field. The strength of the magnetic field at the periphery of the loop is B. इस periphery पर हर जगह magnetic field वैल्यू B है, that is radially outward है हर स्पाइन पर B. फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए दिखाते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पास ऐसे एक लूप दिया हुआ है, इसकी रेडियस R होगी या A, कुछ भी दी जा सकती है। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, रेडियली आउट है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड रेडियली आउट है, दिस टाइप, एंड ये रेडियली आउट फील्ड है, कहीं भी बना सकते हैं, दिस वन रेडियली आउट। And magnetic field, the magnitude of magnetic field is B, and the direction at every point of periphery is outward. और देख पा रहे हैं इसकी रेडियस A दी है, करंट I दिया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, करंट I है, रेडियस A है। तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस इज A एंड करंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस I, ये करंट I दी है। तो आप यहाँ गौर से देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैं इसका वायर का एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहीं भी सेलेक्ट कर लिया जाए, सपोज दिस वन इज स्मॉल एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट को देखिए, ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया Mn, इस एलिमेंट को देखो तो लगभग एक छोटा एलिमेंट, तो स्ट्रेट पार्ट मान सकते हैं, करंट डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इसके आउटवर्ड ऐसे जा रही है B, करंट की डायरेक्शन ये, इसका मतलब टेंजेंट छोटा सा स्मॉल पार्ट में ये होगा, फील्ड ऐसे। तो इस पार्ट में फोर्स की डायरेक्शन देखें, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है I L क्रॉस B। तो L मतलब दिस वन और क्रॉस B मतलब दिस वन, ठीक। तो L क्रॉस B, इसमें पूरे मैग्नेटिक चैप्टर में डायरेक्शन में मींस क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है, डायरेक्शन काउंट करना नहीं आता है, तो मेरी पहली सलाह है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ लें, डायरेक्शन निकालना अच्छे से समझ लें। If you don't know the cross product, then this chapter is not made for you, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हुआ है। तो चलते देखते हैं, I L क्रॉस B, फोर्स इस एलिमेंट में इन्वर्ट होगा। आप कहीं भी ऐसे एलिमेंट ले लीजिए, दिस वन, मैंने एक एलिमेंट और सिलेक्ट कर लिया, इसमें देखेंगे करंट का डायरेक्शन ये होगा L क्रॉस B, इस टाइप से,
इस टाइप से जाएगा, ये भी इनवर्ड। आप यहां एलिमेंट सिलेक्ट कर लें, करंट का डायरेक्शन नीचे होगा, तो आप देखेंगे L क्रॉस B, दिस वन, तो ये भी इनवर्ड जाएगा, L डाउनवर्ड और B लेफ्ट में, क्रॉस B इनवर्ड। आप यहां सिलेक्ट कर लीजिए एलिमेंट, करंट का सेंस ये एरो हो गया, तो आप देखेंगे L क्रॉस B, फील्ड डाउनवर्ड है, थंब इनवर्ड जाएगा। ये देखिए राइट वर्ड फिंगर्स किया राइट हैंड की, और डाउनवर्ड फील्ड है, टर्न किया, क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, थंब इनवर्ड ऑफ द प्लेन, हर एक एलिमेंट इनवर्ड जाएगा। तो सीधे हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं फोर्स का, I L इंटू बी। अब ये कितनी लेंथ पे लग रहा है, क्योंकि थीटा तो 90 होगा, लेंथ वेक्टर और एलिमेंट वेक्टर के बीच का, कहीं भी आप देखें थीटा 90 मिलेगा, थीटा 90 मिलेगा, ठीक है। तो ये एंगल तो 90 हो गया, तो L क्या होगा, L होगा टोटल लेंथ, पेरिफेरी की टोटल लेंथ जो है, एंड दैट इज 2 पाई r। सर्कुलर केस में F की वैल्यू हो जाएगी I इंटू L की जगह 2 पाई r, रेडियस A दिया है, मैग्नेटिक फील्ड B है, एंड दिस बिकम योर आंसर, दिस बिकम योर आंसर। क्लियर है। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं अपने बोर्ड को XY प्लेन मान लूं, दिस इज द XY प्लेन एंड दिस रिंग इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज माइनस k कैप। माइनस k कैप मतलब इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवर्ट द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 12, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट दिखाता है जिसमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए और डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है। अगला प्रॉब्लम शायद इसी से मैच करता है, एक दूसरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 13। पढ़िएगा ध्यान से। हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन ए रीजन गिवन बाय B इक्वल टू B नॉट ER वेक्टर, where ER denote the unit vector, ER यूनिट वेक्टर यानी इसका ये सिर्फ एक डायरेक्शन बता रहा है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और ये B नॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है। Along the radial direction a circular loop of radius A carrying a current I is placed with the plane parallel to the XY plane and the center is at 0, 0, D. Find the magnitude of magnetic field acting on the loop. XY प्लेन के पैरेलल रखा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहां बनाता हूं, और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये डायरेक्शन वाइज, और बहुत चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसी का ही पार्ट है जो मैंने 12th नंबर बताया था, उसी से मैच करता सोल्यूशन होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूं, this one is the z axis, suppose this is x axis and this is y। एग्जैक्टली मैं 3D ऐसे बना रहा हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। प्रॉब्लम कहा गया जो आपका लूप है वो XY प्लेन के पैरेलल है और उसका सेंटर 0, 0, D है, तो z एक्सिस में यहाँ D उसका सेंटर, वो ऐसे में एक लूप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, लूप में इधर बना देता हूँ, दिस वन, ये लूप हो गया। अब इस लूप को अगर 3D विजुलाइज करना तो मैं डायग्राम कुछ ऐसे कर देता हूं, विजुलाइज करेगा 3D, ये ऐसे लूप रखा हुआ है, इसकी रेडियस A है, ये सेंटर पॉइंट O' है, रेडियस A है, दिस इज रेडियस A, राइट। अब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अवेलेबल है मैं आपको लूप दिखाता हूँ, दिस वन। अब सपोज ये z एक्सिस है, ये लूप ऐसे रखा है और दिस इज द z एक्सिस, विजुलाइज करिएगा, दिस इज द z एक्सिस। यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन से ऐसे फील्ड जा रही है, इस पे यहाँ पे ऐसे जाएगी, एंगल देखिएगा, इस जगह ऐसे जाएगी, एंगल देखिएगा, इधर ऐसे जाएगी और इस जगह ऐसे जाएगी। तो मैं किसी एक पॉइंट पे देखूं तो ये फील्ड यहाँ पे जहां से मैं पकड़े हुए ओरिजिन है, इस टाइप से फील्ड जा रही है, दिस वन फील्ड किसी एंगल पर जा रही है, ठीक है। तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग और एक दूसरा ऑन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड नॉर्मल टू द रिंग, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये दो कंपोनेंट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगी इस पॉइंट पर, दिस वन, ये यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड B0 है
अगर मैं देखूं दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। यहाँ पे फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक along द एक्सिस ऑफ आ जाएगा रिंग बी एक्स जो कि बी नॉट कॉस थीटा होगा, और एक हो जाएगा रेडियली आउट बी नॉट बी वाई, दिस इज बी एक्स। इसको मैं ऐसा करता हूं, नेमिंग भी उसी साथ करूं जिस एक्सिस में, तो ये बीजेड कंपोनेंट कहलाएगा, दिस इज द बीजेड कंपोनेंट एंड दिस इज द बी एक्स कंपोनेंट, एंड इसकी वैल्यू होगी बी नॉट साइन थीटा। ये बी नॉट साइन थीटा हो गया और ये बी नॉट कॉस थीटा हो गया। ऐसे यहां पर भी होगा एलिमेंट पे, ये बी नॉट जा रहा है, एंगल सेम थीटा और सिमेट्री से, ये बी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये बी जेड बी नॉट कॉस थीटा, और ये बी नॉट साइन थीटा, ये बी एक्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अपने आप देख ली डाउनवर्ड होगी। अब ये जो फील्ड आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को मैं दो पार्ट में सॉल्व करूंगा। चलिए मैं वो दोनों डायग्राम दिखाता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। पहला डायग्राम तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका दिखाता हूँ, जो ये फर्स्ट पार्ट है वो देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इसमें डायग्राम कैसे दिखा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में विजुलाइज करिए, मैं कुछ यहाँ पर जो ये फील्ड थी, लेट अस सपोज ऐसे ये है, जो ये आपकी बीजेड वाली फील्ड, तो हर जगह बीजेड वाली फील्ड ऐसे होगी, डाउन वाले में बीजेड ऐसे होगी, इधर वाले में जो ऐसे जाएगा तो उसका बीजेड ऐसे होगा, इधर जो जाएगा इसका बीजेड ऐसे होगा। तो अब ये मैं आपकी तरफ दिखाऊं तो ये बीजेड आपकी तरफ ऐसे आ गई। यहाँ मैं जहां खड़ा हूं ये ओरिजिन है, तो ये ऐसे जा रहा था, तो इसका हॉरिजॉन्टल ये बीजेड आपकी ओर है, इधर ये बीजेड आपकी ओर है, ये बीजेड आपकी ओर है, ये बीजेड आपकी ओर है। तो अगर मैं इसको बोर्ड में बनाऊं तो आउटवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड ये बीजेड आपको दिख रहे होंगे, एक्सेस रोटेट करा दूं तो, ठीक है। तो ये बीजेड, तो इन बीजेड को मैं कैसे दिखाऊंगा, ये बीजेड आपको इस टाइप से दिखाया जा सकता है, हर जगह ऐसे होगा ये डॉट। आप पता है डॉट मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है, राइट। और इसमें कुछ करंट भी थी, करंट देख लेते हैं कितनी थी, कैरिंग करंट आई लिखा है, कैरिंग करंट आई, ये रेडियस का लूप था, ठीक है। तो ये फील्ड है, हर जगह ऐसी फील्ड होगी। तो आप कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, करंट का कोई भी सेंस मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखें एक छोटे से एलिमेंट में ये करंट का, लेटर सपोज मैं ये सेंस मान लेता हूँ क्लॉकवाइज सेंस, आई करंट जा रही है, राइट। तो ये आई करंट ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे। अब ये आई करंट इधर जा रही है, तो आई एल क्रॉस बी, एल इधर हो गया राइटवर्ड ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, और बी आउटवर्ड हो, इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, राइट। अच्छा मैं इस वाले में देखूं तो इस वाले में करंट इधर आ रही होगी, तो अगर टॉप वाले में करंट का सेंस टेंजेंट ऐसे बना है तो बॉटम वाले में टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब ये करंट ऐसे जा रही है, तो एल क्रॉस बी आउटवर्ड, तो ये ऊपर आ गया। तो इस छोटे से एलिमेंट पे यहां पर फोर्स जो आया, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड आया, तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाले में फोर्स अपवर्ड आ गया। ऐसे ही इस वाले में अगर फोर्स देखेंगे, ये करंट ऊपर जा रही है, तो एल क्रॉस बी टुवर्ड द सेंटर आएगा, तो उस वाले में भी टुवर्ड सेंटर आएगा, तो ये सेंटर आ गया एफ, और इस वाले से भी एफ आ गया। तो जितने भी डायमेट्रिकली अपोजिट कम होंगे उनके कारण फील्ड जो फोर्स आ रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये किस कंपोनेंट का है, जो कि ये वाला था बीजेड, तो यहाँ पे बीजेड वाली फील्ड के कारण फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू बीजेड फोर्स इज जीरो, ये हमारा एक रिजल्ट निकल आया। एक पार्ट बीजेड कारण फोर्स जीरो हो गया। अब आप बात करते हैं जो रेडियली आउट जा रहे थे, वो रेडियली आउट कैसे थे, ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे गया था, तो ऊपर वाले में बीजेड ये गया था, तो रेडियली आउट ये होगा, फिर रेडियली आउट ये होगा, ये रेडियली डाउन होगा, ये ऐसे होगा। तो इस चीज को मैं आपको सामने दिखाऊं, तो ऐसे ये गया था, तो बीजेड आपकी ओर आ गया था, ये देखिएगा, तो ये आपका बी एक्स ऊपर था, तो इसमें सारे रेडियली आउट ऐसे जाएंगे, और ये जो रेडियली आउट ऐसे जा रहे हैं, और ये पूरा डायग्राम वही होता है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 इसके पहले बताया। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को फिर से विजुलाइज कर लेते हैं। ये देखिएगा सेकंड पार्ट में कुछ ऐसे होगा, इस टाइप से कुछ ऐसे, और ये वाली फील्ड जो आ रही है, इस फील्ड का नाम है बी एक्स, मैंने कहा था,
जिसकी वैल्यू है बी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और अगर ए ये है और इसके कोऑर्डिनेट डी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0,0,डी क्वेश्चन मेंशन है, तो ये डिस्टेंस डी हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगी, राइट। अब आप गौर देखें, यहाँ पे करंट का सेंस मैंने यही ऐसे दे रखा है, इस टाइप से क्लॉकवाइज सेंस। तो एक छोटे से एलिमेंट पे फोर्स देखें तो किधर आएगा, एक स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स अगर हम चेक करें तो करंट ऐसे जा रही है डाउनवर्ड, यहाँ एलिमेंट देखें तो करंट अपवर्ड जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये है Bx। तो इस एलिमेंट में देख लेते हैं, इस एलिमेंट में फोर्स जो आएगा L क्रॉस, L आपका ऊपर है और B इधर है, तो आप देखेंगे L क्रॉस B, तो L क्रॉस B ऐसे, तो ये आउटवर्ड आ जाएगा। इस वाले में देखेंगे तो फोर्स करंट नीचे जा रही है, तो L, ठीक है, क्रॉस B, B हमें उधर टर्न करना है, ठीक है, तो L क्रॉस B देखेंगे, L ऐसे आ गया डाउनवर्ड, ठीक है, और B ऐसे जा रहा है, तो ये सब अपवर्ड, इन सब में फोर्स जो आएगा अपवर्ड आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर जो आएगी डॉटवर्ड फोर्स आ जाएगा, इस वाले में भी डॉटवर्ड आ जाएगा, इस वाले में भी फोर्स करंट ऐसे जाएगा, तो फोर्स के लिए मैंने एरो डॉटवर्ड लिखा है, और इस वाले में भी फोर्स डॉटवर्ड आ जाएगा। तो जब सब में सेम डायरेक्शन फोर्स है तो स्केलर सम हो जाएगा, तो इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ILB, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था, ILB, I मींस I, L मतलब यहां पे हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी दी है, A दी है, तो 2πa हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इनटू B जो होगा वो BX होगा, यानी कि B नॉट साइन थीटा होगा। तो यहाँ पास हो जाएगा I इंटू 2πa, और साइन थीटा यहां से कितना दिया, साइन थीटा हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो A अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही आपके पास जो फोर्स आई, ये नेट फोर्स हो जाएगा। क्यों नेट फोर्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में फर्स्ट केस में जो फील्ड बनी थी उसने फोर्स जीरो लगाया, एंड दिस बिकम्स योर आंसर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है समझने के लिए, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे केसेस इसमें आए हुए हैं। ये नेट फोर्स नीचे लिखा हुआ है, तो फील्ड का 2 कंपोनेंट तोड़ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दीजिए, जो 13 है 12 की तरह ही है, लेकिन उसको 12 में के पार्ट में कंपोनेंट में तोड़ कर बनाना था। एक पार्ट से फील्ड जीरो आएगी, उस वाले से फोर्स जीरो आएगा, इस वाले से फोर्स जो आ रहा है, इसका आंसर वही है जो आपने 12th क्वेश्चन में किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 23rd नंबर, 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 23rd। 23rd नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है, ए मेटल वायर PQ, ये वायर PQ है, ऑफ मास 10 ग्राम लाइज एट रेस्ट ऑन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल रेल्स सेपरेटेड बाय 4.90 सेंटीमीटर। ये फिगर दिया हुआ, इसकी लेंथ 4.90 सेंटीमीटर है। ए वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस टेस्ला, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू दी है 0.8 टेस्ला, एग्जिस्ट इन द स्पेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट स्लोली डिक्रीज एंड it is found that when the resistance goes below 20 ohm, जैसे 20 ohm पे आता है तो एक थ्रेशोल्ड कंडीशन आ जाती है, the wire PQ starts sliding on the rail, तो वायर PQ रेल पे स्लिप करना शुरू कर देता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी इसके पहले स्लिप नहीं कर रहा था, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन ने रोक रखा था। तो देखते हैं फ्रिक्शन की तरफ वर्क कर रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिससे करंट ऐसे फ्लो होगी और करंट इस वायर में नीचे की ओर जा रही होगी ऐसे, और यहां से ऐसे जाके अपना सर्किट पूरा कर रही होगी। अब करंट इस वायर में अगर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो L क्रॉस B ऐसे, इधर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा इसमें लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, जो रेल्स और वायर के कांटेक्ट में होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं अपने कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ये ऐसे कुछ रेल्स दी हुई थी आपके पास, दिस वन, इनमें कहीं ना कहीं ये रेल्स थी और यहाँ पे आपका एक वायर था, दिस वन इज वायर एंड दिस गैप इज 4.90 सेंटीमीटर, और इस पूरे रीजन में क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 टेस्ला, और इसको लेकर के ऐसे एक बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया गया है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ से लेकर के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। आई थिंक शायद 6 वोल्ट की बैटरी है ये, डायग्राम फिर से देख लेते हैं।
डायग्राम देखिए, मेरे पास क्वेश्चन सामने 6 वोल्ट की बैटरी, ये बात बिल्कुल सही है। 0.8 टेस्ला है, 4.9 है, मास ऑफ द मास जो दिया दैट इज 10 ग्राम। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाते हैं हम लोग। करंट ऐसे फ्लो होगी, दिस वन। इसमें वायर में ये वायर P एंड दिस इज Q। वायर में करंट डाउनवर्ड आएगी I। ठीक है, राइट। और वायर का रेजिस्टेंस भी कुछ दिया हुआ है। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 20 ओम। तो कैपिटल R दिया है, 20 ओम पे जब आता है स्लिप करना शुरू होता है। तो ये करंट ऐसे आई, तो करंट की वैल्यू हम निकाल लें, तो करंट होगा V/R। जब 20 ओम होगा V है 6/20। ये एम्पियर, इतने एम्पियर करंट आ जाएगी। अब करंट डाउनवर्ड है तो IL क्रॉस B, इधर फोर्स आ जाएगा एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो होगा ILB के इक्वल, ILB के इक्वल। इसको रोकेगा इसको रोकेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। आपको म्यू ही निकालना है। तो चलिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बैलेंस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ILB। म्यू आपके पास आ जाएगा ILB बाई नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो जाएगा। अब मैं सारी वैल्यू रख देता हूँ। I है आपके पास 6/20, L है 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 इंटू 10⁻², B मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला अपॉन M मास है 10 ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ kg, G है 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो आने वाला है दैट इज 0.12। सॉल्व करने मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है, जैसे कैलकुलेशन में मुझे आपको टाइम ना देना पड़े। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को समझने की। एक सिंपल सिंगल कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम थी कि मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो बैलेंस कर दिया जाएगा फ्रिक्शन फोर्स से, एंड दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन, जस्ट यहाँ पे रेडी टू स्लिप होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम कौन सी है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 25 नंबर प्रॉब्लम, जरा ध्यान देखिएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है आपकी मैकेनिक्स से, यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरुआत होता है वो है आपका इलास्टिसिटी में। फिर मैग्नेट में भी ऐसे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, जैसा कि मैं यहाँ एलिमेंट लेने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो जरा ध्यान देखिएगा। फिगर शोज अ सर्कल लूप ऑफ रेडियस A। ये A रेडियस का एक लूप है, कैरिंग ए करंट I प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B। Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. पहला पार्ट, तो इसमें एक छोटा सा लिमिट लीजिए, उसमें फोर्स निकालिए। अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम, इसी चैप्टर की जो प्रॉब्लम नंबर 12 है, 13 है, उसमें मैंने एलिमेंट पे फोर्स चेक किए थे। यहाँ पर भी ऐसा कुछ पूछा गया है। और दूसरा पार्ट है फाइंड द फोर्स ऑन द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, यानी वायर में टेंशन पूछी, टेंशन इसका फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा। तो चलिए दो चीजें निकालते हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसके कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, फोर्स ऑफ कंप्रेशन और डीएल पार्ट में फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 25 नंबर में ये आपके पास एक ए रेडियस का लूप था। इसमें कुछ करंट जा रही थी। करंट का सेंस देख लेते हैं। करंट का सेंस आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फील्ड इनवर्ड है, फील्ड ऐसे इनवर्ड बना दी गई है। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस करंट का है। इसमें एक छोटा सा पार्ट डीएल लेना है, तो एक डीएल पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। एक छोटा सा पार्ट ये डीएल ले लिया, इसमें करंट ऐसे होगी डीएल। अब इस छोटे से पार्ट में फोर्स की डायरेक्शन देखनी, तो आई डीएल क्रॉस बी, इस फोर्स इसमें फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है। तो इस डीएल पार्ट में पहला पार्ट जो मैं पूछा, इस डीएल में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द डीएल पार्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स टुवर्ड द सेंटर, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी, दिस वन। ये स्मॉल फोर्स डी एफ आएगा, एंड द पहला पार्ट इसका जो पूछा है, डी एफ इक्वल टू आई डी एल इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड शायद बी दी है, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार। मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड बी ये दी हुई क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंड दिस बिकम योर फर्स्ट आंसर, आई डी एल बी। पहला आंसर 25 का पहला आंसर आई डी एल बी, ठीक है। अब आता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ये समझ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जरा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, इस डीएफ को यहां से हटाते हैं, ये डीएफ लिख दिया। आप इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, यहां से लेकर के दिस वन एंड दिस वन, एक छोटा सा एमएन एलिमेंट लीजिए, एमएन, इसको यहां सेंटर से ज्वाइन करिए, एक सर्कुलर आर्क हो इसका, और ये एंगल को थीटा मान लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब आप गौर देखेंगे, इसमें सारे क्या होगा, सारे वायर में इनवर्ट फोर्स लगा एलिमेंट पे, तो कहीं ना कहीं इस वायर में सारा वायर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक टेंशन फोर्स आया होगा, हमें वो देखना है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं जूम करके दिखाता हूं, इस पार्ट को मैं जूम करके दिखाता हूं, और देखिएगा यही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, इस डायग्राम को देखिएगा। ये एमएन पार्ट है, रेडियस इसकी ए दी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट जूम करके कैसा आपको दिखने वाला है, एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा इस टाइप से, और ये आपका सेंटर होगा, ये सेंटर ओ होगा, ये पार्ट एम है एंड दिस पार्ट एम। इसमें एक टेंशन आई होगी, टेंशन को मैं ऐसे दिखाता हूं, ये ऐसे एक टेंशन होगी टी, और ये भी टी, ये इसको ऐसे खींच रही हुई, यानी कि लूप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हुई, ये टेंशन होगी, ठीक है। अब इस टेंशन को अगर मैं बैक साइड एक्सटेंड करूं तो कुछ ऐसे ये जाकर के इंटरसेक्ट करें, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा, राइट। अगर इस पॉइंट से मैं देखूं तो यहां से डायरेक्शन ड्रॉ कर दूं, तो ये पूरा एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस इज आल्सो इज थीटा बाई 2, रेडियस इज ए, दिस इज आल्सो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, रेडियस इज ए। अब टी का ये कंपोनेंट जो होगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा बाई 2, दिस 90 बाई थीटा, दिस इज थीटा बाई 2। तो इस टेंशन का थीटा बाई 2 का ये कंपोनेंट हो जाएगा टी cos थीटा बाई 2 एंड दिस वन इज डाउनवर्ड टी sin थीटा बाई 2। ऐसे इस टेंशन का यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 बनेगा, दिस इज टी cos थीटा बाई 2 एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड दो टेंशन आ जाएंगे, दोनों टेंशन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये भी टी sin थीटा बाई 2। तो इस एलिमेंट में ये दो कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूं, टी cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट, नेट फोर्स ऑन एलिमेंट डाउनवर्ड आ जाएगा, दैट इज 2t sin थीटा बाई 2। यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं। अगर यही चैप्टर आपका, यही क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी चैप्टर में आता, तो ये जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, ये रोटेटिंग रिंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ऐसे पूछी जाती है। यही क्वेश्चन अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता, तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है, ये बैलेंस किया जाता आपके किसी ना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और यही प्रॉब्लम इस मैग्नेट चैप्टर में आया है, तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये यही फोर्स आपका इस पे मैग्नेटिक फोर्स देगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस एलिमेंट में, मैग्नेटिक फोर्स मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट में मैग्नेटिक फोर्स होता है आई डीएल बी, तो दिस फोर्स इज बैलेंस बाई 2t sin थीटा बाई 2 बैलेंस बाई आई डीएल इंटू बी, आई डीएल इंटू बी। बहुत छोटे एंगल है थीटा, लगभग हम साइन थीटा के बराबर ले सकते हैं, तो 2t इंटू थीटा बाई 2 इसको टू आई। अब डीएल क्या होगा, अब गौर देखिए पूरा एंगल क्या था थीटा, तो ये पार्ट जो आएगा दिस वन डीएल एंड द डीएल इज आर डी थीटा, तो आर इंटू थीटा, यानी कि आर मतलब रेडियस मतलब ए इंटू थीटा, तो डीएल को हम ए इंटू थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पास आई हो गया, डीएल को लिख दिया ए इंटू थीटा इंटू बी। अब गौर देखें 2 से 2 कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो व्हाट इज द टेंशन फोर्स आई ए बी, दिस बिकम योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन में आंसर होगा, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, और ये कैलकुलेशन सभी बच्चों को समझना जरूरी होता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 38 नंबर प्रॉब्लम, ए पार्टिकल ऑफ मास m, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की है, बच्चों को समझना भी जरूरी होता है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज q with a uniform velocity v enters a magnetic field b as shown in figure। पहला आपको पता करना, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर।
तीसरा है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चौथा पार्ट है सॉल्व द थ्री पार्ट्स ऑफ द अबव प्रॉब्लम इफ द चार्ज क्यू ऑन द पार्टिकल इज नेगेटिव। ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम देखिए, जस्ट अ मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मेरे सामने है। अगर हम इसी डायग्राम को सोचिए, ये फील्ड ऐसे एक्सटेंडेड है, अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे टर्न कर लूं तो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूं। 38 नंबर प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। जो ये फील्ड की बाउंड्री है, बाउंड्री का जो नॉर्मल उसके साथ थीटा एंगल बनाते आ रहा है, तो इसको मैं बाउंड्री वर्टिकल रख दूंगा और नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाते रहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, विच वन इज क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन नंबर इज 38। क्वेश्चन नंबर 38 SC वर्मा। ठीक है, ये आपके पास एक बाउंड्री है, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड फील्ड है, दिस वन। ठीक है, अब इस बाउंड्री में कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसका एक नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे एंट्री करता है। ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ किसी एक एंगल पे चार्ज पार्टिकल एंट्री कर जाता है, ऐसे यहां से ऐसे आ रहा है, थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, अब ये थीटा एंगल बनाते हुए इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही होगा, दिस वन, राइट। ये वेलोसिटी है। इस पूरे रीजन में क्रॉसवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब ये फील्ड अवेलेबल है, वी वेलोसिटी है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, मास m है, स्पीड v है, ये ऐसे है। तो गॉस देखें, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस थीटा का हमारे लिए मतलब होता है बस उसके पाथ कितना कवर करेगा, लेकिन हमारी वेलोसिटी, अगर मैं बोर्ड में कोई भी लाइन खींचूं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी। हमारा चार्ज पार्टिकल इसी रेड लाइन पे एंट्री करता है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी। अगर ये ऐसे एंट्री कर रहा है तब भी देखेगा, क्योंकि ये हम XY प्लेन में बना रहे हैं। XY प्लेन में ड्रॉ की गई कोई भी लाइन जेड के परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस के, तो ये देखिए जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा पाथ तो कंडीशन तो है सर्कुलर पाथ की, सर्कुलर पाथ की कंडीशन है, कंडीशन वाइज सर्कुलर पाथ की है। अब इसका पाथ सर्किल होगा, लेकिन सर्किल का सेंटर कहां होगा, थीटा इस बात को डिसाइड करेगा। तो गॉस देखेगा, ये हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन है v क्रॉस b, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ये जो हमारे थंब की डायरेक्शन है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, अब मेरे थंब को देखिए, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं थीटा होगा। तो मैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ और उस लाइन पे आपको थीटा दिखाता हूँ। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, दिस वन, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं थीटा होगा, इसका सेंटर C होगा। ऐसे सिमेट्री से मैं यहाँ ये बना देता हूँ, दिस वन। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा और इसी के अबाउट होते हुए, ऐसे होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर बाहर है। तो ये लेस देन 9 हाफ सर्किल पूरा करते हुए निकल जाएगा। अगर ये A पॉइंट पे एंट्री किया है, B से एग्जिट किया है, तो A से B तक जो पाथ जो है सर्कुलर पाथ होगा, ए पार्ट ऑफ सर्किल होगा, सर्कुलर आर्क हो जाएगा। सेंटर ये है और ये इसकी रेडियस कहलाएंगी CB और AC, और रेडियस क्योंकि पाथ सर्कुलर है, हमेशा MV/QB ही होगी। तो ये हमारा पहला पार्ट आ जाता है, A पार्ट, इसका आंसर है MV/QB। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, कितना एंगल रोटेट किया। तो गॉस देखें, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा, ये थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, π-2 थीटा। यानी कि इसका जो सर्कुलर आर्क है वो अपने सेंटर पे π-2 थीटा एंगल बना रहा है। तो दूसरा पार्ट हमसे ये एंगल पूछा गया था, थीटा, तो जो एंगल होगा वो एंगल, तो मैं थीटा नहीं लिखता हूँ, इसमें एंगल लिख देता हूँ, दैट इज π-2 थीटा। तो एंगल π-2 थीटा, देखिएगा क्वेश्चन में शायद यही पूछा भी गया है। ये क्या हुआ, यस, हाँ, दूसरा पार्ट है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बी पार्ट। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बी पार्ट है। तीसरा है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका बी पार्ट है। कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 38 का बी पार्ट, आंसर π-2 थीटा। ठीक है, अब आते हैं एंगल कितना सस्टेन करेगा और कितना टाइम, एंगल आ गया, टाइम कितना लगेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी,
तो टाइम जो आपके पास आएगा थीटा अपॉन ओमेगा आ जाएगा। थीटा है पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा जो होगा, ओमेगा होता है क्यूबी बाई एम। सर्कुलर पाथ में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है क्यूबी बाई एम होती है, तो क्यूबी बाई एम इतना टाइम स्पेंड करे, ये आपके सी पार्ट का आंसर आ जाता है, पार्ट सी का आंसर है। अब पार्ट डी कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होगा या निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता। तो ये अब ये आधे से बड़ा सर्किट पूरा करता है, वो डायग्राम भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सोचिए अगर ये निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता तो मैं यही पे आपको दिखा दूं, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो V क्रॉस B, इसका फोर्स इधर ना लग करके अपोजिट हो जाता, पॉजिटिव जस्ट अपोजिट, तो इसका फोर्स अपोजिट लाइन पे आता है। वो अपोजिट लाइन में आपको दिखा रहा हूं, इसका फोर्स कुछ इसके अपोजिट लाइन पे आता है, ऐसे यहां पर इस लाइन पे फोर्स होता है। जैसे इसमें था, इस तरफ फोर्स लग रहा था, मैंने फोर्स की डायरेक्शन नहीं बनाई थी। अब इस ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, निगेटिव चार्ज में फोर्स इस लाइन पे लगता है, ऐसे निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगता, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां होता, और ऐसे लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस टाइप से, और ये कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा सर्किल पूरा करके ऐसे बाहर निकलता। ठीक है, तब ये एंगल जो होता, आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बनाता, दिस वन होता। तो ये एंगल तो पाई माइनस 2 थीटा था, तो 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, तो रेडियस अभी भी वही होती एम बी बाई क्यू बी। 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, ये पाई प्लस 2 थीटा। सेकेंड पार्ट आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एंगल सस्टेंडेड एट सेंटर, ये वाला एंगल आता है दिस वन, दिस एंगल इज पाई प्लस 2 थीटा, और इसको जो टाइम लगता वो था पाई प्लस 2 थीटा अपॉन ओमेगा क्यूबी बाई एम। तो ये नया टाइम आ जाता निगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। रेडियस सेम होती, एंगल अलग हो जाता और टाइम पीरियड अलग हो जाता, तो इससे ज्यादा पार्ट ट्रेवल किया है पाथ। ठीक है, तो चलिए ये भी अपने आप एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, सर्कुलर पाथ को देखना और डिफरेंट एंगल से एंट्री करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम कौन सी है देख लेते हैं। नेक्स्ट 38 के बाद हमें प्रॉब्लम है 39 नंबर प्रॉब्लम है। 39 नंबर प्रॉब्लम देखिए, a particle of mass m and charge q is projected into a region having a perpendicular magnetic field b. Find the angle of deviation of the particle as it comes out from the magnetic field if the width of the magnetic field region is very slightly smaller than. अब विथ ऑफ द रीजन अभी आप देखेंगे, जैसे कि इसके 38 नंबर प्रॉब्लम को देखें। 38 नंबर प्रॉब्लम पे एक बाउंड्री डिसाइडेड थी और इन्फिनिटी एक्सटेंडेड फील्ड थी, लेकिन अगर हम फील्ड को कंप्लीटली बाउंडेड कर दें, दोनों बाउंड्री डिसाइड कर दें और उसकी बाउंड्री की थिकनेस या फील्ड रीजन डी दे दें, तो क्या चार्ज पार्टिकल सर्किल पाथ पूरा कर पाएगा या नहीं, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। 39 नंबर 3 पार्ट है, जिनमें से तीनों पार्ट में वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसको कैसे करते हैं। 39 नंबर प्रॉब्लम नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज अब हमने यहाँ पे एक बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड ले लिए इस टाइप से, बाउंडेड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बहुत चीजें दिखानी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लूं ये बाउंडेड बाउंड्री है डी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे एंट्री करता है प्लस क्यू, और इस रीजन पे ऐसा कुछ फील्ड है, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल एम मास का एंट्री करता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, आप गौर देखें, जो फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है क्यू वी क्रॉस बी, तो फोर्स इसी लाइन पे बाउंड्री पे लग जाएगा, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, वो इसी लाइन पर होगा। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर यहां पर हमने मान लिया, और ये ए पॉइंट पे एंट्री किया था, तो ए भी इसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगी, जिसकी वैल्यू होगी एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, अब ये पार्टिकल इसके अबाउट एक सर्कुलर पाथ करते हुए निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, अचानक से यहाँ पे रीजन खत्म हो गया, पूरा कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो आप यहां से इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये इसका एंगल रोटेट कर गया, थीटा एंगल रोटेट किया। ठीक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर अब यहां से ऐसे स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए निकल जाएगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं साइन थीटा कितना होगा, ठीक है, तो आप गौर देखें, दिस वन इज डी, और ये बी पॉइंट में निकला है, तो बीसी भी रेडियस होगी, जिसकी वैल्यू होगी एम बी बाई क्यू बी। तो यहां से अगर देखें कितना एंगल रोटेट किया, साइन थीटा, साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा डी बाई आर।
साइन थीटा डी बाई आर होगा। ये तब तक आपका ध्यान दीजिए साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो तो डी शुड बी लेस देन और इक्वल टू आर होना चाहिए। डी आर से बड़ा नहीं हुआ, तो अगर बड़ा हो गया तो रीजन आपको वही वाला आ गया, इन्फिनिटी एक्सटेंडेड है। अगर डी ग्रेटर देन आर हो जाए तो आप देखिए इन्फिनिटी एक्सटेंडेड पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे जाते जाते पूरा घूम करके इधर निकला। तो इन्फिनिटी एक्सटेंडेड अगर है, अगर ये वैल्यू डी, इसका सेंटर ये होगा, रेडियस आर से बड़ी है, तो इसके आगे फिर कितना भी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे एंट्री करेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो पाई होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा, यानी कि आधा सर्कल पूरा करते हुए बाहर निकल आएगा, उसके आगे कुछ भी बड़ा हो। ठीक है, तो अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, mb बाई क्यूबी। तो d is slightly smaller than, region is slightly smaller than d जो है slightly smaller than mb बाई क्यूबी है। तो पहला आंसर आपका क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये slightly smaller than mb बाई क्यूबी है तो ये लगभग ये पार्टिकल का कंडीशन क्या होगा, मैं यहां बनाता हूं। पहला केस ऐसे है, जस्ट यहां पर है, तो पार्टिकल क्रॉसवर्ड फील्ड है, पार्टिकल यहां से एंट्री करेगा, डी एम वी बाई क्यूबिक से स्लाइटली स्मॉलर है, तो पार्टिकल यहां ऐसे एंट्री करेगा, ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे जस्ट यहाँ से ऐसे सर्कुलर पाथ आते हुए ये जस्ट ऐसे करके ये बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, दिस वन जस्ट क्लोज टू, क्योंकि अगर इक्वल भी होता बराबर तो फिर ऐसे घूम चुका होता। तो आप गौर देखें, इसकी इनिशियल डायरेक्शन ये है और फाइनल डायरेक्शन ये है, तो इसका डेविएशन जो आया डेल्टा वो पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या कह रहा है, दिस इज योर आंसर। सेकेंड केस आपका इसमें क्या कह रहा है, एम बी बाई क्यूबी। ठीक है, एम बी बाई 2 क्यूबी, देखिए डी जो है एम बी बाई 2 क्यूबी हो, तो डी जब एम बी बाई 2 क्यूबी होगा तो ये हमारा सेकेंड केस डी जो है एम बी बाई 2 क्यूबी होगा, तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, साइन थीटा यहीं पे, ये तो निकल ही नहीं पाएगा तो इसी केस में आएगा, तो साइन थीटा और डी एम बी बाई 2 क्यूबी। एम बी बाई क्यूबी तो रेडियस होती है, यानी कि एम बी बाई 2 क्यूबी इंटू एम बी बाई क्यूबी, क्यूबी एम बी में कैंसिल, साइन थीटा 1/2 थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन, इतना एंगल घूम करके ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और बाकी तीसरा पार्ट इसका जो दिया है, थर्ड पार्ट दिया है 2 एम बी बाई क्यूबी। अब ये तो रेडियस से दुगना हो गया, तो रेडियस से बड़ा कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 180 डिग्री घूमेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम पे आपको दिखाया है। तो ये देखिए, अब ये रेडियस से बड़ा कितना भी हो जाए तो आंसर आपका 180 होगा, जस्ट हाफ सर्किल पूरा करते बाहर निकल आएगा। और अगर एम बी बाई रेडियस का हाफ है तो 60 डिग्री या पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री घूम के निकलेगा, और रेडियस इक्वल है तो 90 डिग्री रोटेट करके चला जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम। चले जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हमारी कौन सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 52। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और एक सबसे बड़ा आर्टिकल होता है कि आपका कंबाइन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल ओरिजिन में रेस्ट से छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल आता है, आपने पढ़ा होगा, जनरली एडवांस में से प्रॉब्लम पूछा भी जाता है। तो उसमें पार्टिकल का पाथ जो होता है वो एक हेलिकल बोल रहा हूं, साइक्लॉइड पाथ हो जाता है। साइक्लॉइड पाथ वैसे ही जैसे प्योर रोल करती बॉडी के पेरिफेरी पर कोई पॉइंट हो तो उसके पाथ को देखें, उसकी मोशन को देखें, तो रोटेशन चैप्टर में आपने उसकी इक्वेशन भी बनाई होगी, वो एक साइक्लॉइड पाथ होता है। साइक्लॉइड पाथ का आर्टिकल तो मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, बस सीधे एक रिजल्ट लिखता हूँ, ये रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको साइक्लॉइड पाथ बताता हूँ क्या होता है, उसके बाद में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, अगर मैं कहीं रीजन ऑफ स्पेस में यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल छोड़ दूं, और अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड आपको मैंने कह दिया क्रॉसवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसवर्ड है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, रेस्ट से छोड़ा गया है, रेस्ट से छोड़ा गया है तो क्या होगा, गौर देखिए, सबसे पहले इसके पास एक वेलोसिटी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में एक वेलोसिटी देगी इसको, जैसे एक्स में कोई इसके पास एक वेलोसिटी अपीयर होगी तुरंत इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लाना शुरू करेगी, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी क्रॉस बी,
ऐसे अपवर्ड एक फोर्स लगाएगी तो ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा और इसका पाथ कुछ साइक्लॉइड होगा। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करो, ये कुछ बार बार ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी है हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में चलता चला जाएगा, तो इसका साइक्लॉइड पाथ कुछ ऐसे आएगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से एंड सो ऑन, ये ऐसा चलता चला जाएगा। और यहाँ पे इस अलोंग द फील्ड एक मैक्सिमम डिस्टेंस जाता है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, जस्ट ए मिनट, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वैल्यू होती है ये जितना भी जाता है ये डिस्टेंस जैसे 2E0 अपॉन B0 ओमेगा होता है, ठीक है, जहां ओमेगा जो है QB/m है, चार्ज पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है और B0 मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि कैसे है, ये प्रूविंग बताने पर ही समझ में आएगा आपको। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम में। हमारी प्रॉब्लम क्या थी, एक यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट थी, उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, चार्ज था, प्लेट थी, नीचे नेगेटिव चार्ज प्लेट थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे आउटवर्ड द प्लेन, डॉट बनी है आउटवर्ड द प्लेन, तो आपसे कहा जाए डी क्या होना चाहिए, सो दैट द इलेक्ट्रॉन विल फेल टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, अपर प्लेट को स्ट्राइक करने से फेल हो जाए। तो सीधे कंपैरिजन, अगर आपको रिजल्ट याद है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं, अब यहां पर डॉट वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, दैट इज बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे होगी, ये दोनों परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी दी हुई है। अब विजुलाइज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का इधर लगेगा और इधर ही इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रॉन फोर्स अपोजिट लगेगा, इस साइड एक वेलोसिटी आएगी। जब वेलोसिटी इधर आई तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर ऐसे एक फोर्स लगेगी V क्रॉस B, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उसमें इधर फोर्स लगेगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे इधर लगेगा, यानी कि वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचना चाहे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसका पाथ हेलिकल ऐसे साइक्लॉइड पाथ इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं जस्ट फेल हो तो ये चीज ऐसे पाथ चला है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से इसके पाथ चले हैं ऐसे। अब आपको पता है जैसा मैंने ऊपर दिखाया कि ये जो पाथ है मैक्सिमम जो डिस्टेंस दूर जा सकता है वो है 2E0 अपॉन B0, तो ये आपके पास जो D दिया है, दिस गैप इज D, देन D शुड बी ग्रेटर देन 2E0 अपॉन B0 ओमेगा, ठीक है, D शुड बी ग्रेटर देन 2E0 अपॉन B0 ओमेगा, राइट। अब बात करते हैं D शुड बी ग्रेटर देन 2, E0 कितना हो जाएगा, V/D हो जाएगा, अपॉन B0 ओमेगा क्या हो, QB/m, Q मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, B/m ऊपर पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब गौर इस D को भी इधर ले आओ, तो D स्क्वायर ग्रेटर देन 2Vm अपॉन m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन B0 स्क्वायर इंटू E, मैग्नेटिक फील्ड B0 लिखो या V को कोई जो भी दी हो, तो D शुड बी ग्रेटर देन 2V mass of electron upon magnetic field square into electronic charge की whole power 1/2, and this is was proving। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहा गया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने प्रूफ कर लिया। तो आपको सीधे ये वाला रिजल्ट अगर पता है परपेंडिकुलर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की मोशन, तो आप इस रिजल्ट को डी से कंपेयर करके सीधे आंसर दे सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 39, बाद हमारे पास 52 है, सॉरी 52 हो चुकी है। नेक्स्ट इज 58 58 है, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड लेंथ L having n turns carries a current I. It is kept on a smooth horizontal plane. A uniform magnetic field B exists in the direction parallel to the edge. The total mass of the coil is m. What should be the minimum value of B for which the coil will start toppling over? ठीक है, अब कॉइल टॉपलिंग कैसे करना शुरू कर देगी, तो मैं आपको दिखाता हूं। सपोज ये हमारे पास एक कॉपी रखी है, ये किसी एक प्लेन पर रखी होगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आएंगे तो वो किसी एक साइड अबाउट ऐसे इसको टर्न कराने की कोशिश करने लगेंगे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कुछ टाइप से इसको ऐसे घुमा रहा होगा और दूसरा इसका लोड लग रहा होगा, तो इसी साइड से L/2 डिस्टेंस पर लोड का टॉर्क उसको रोक रहा होगा। तो जब दोनों एक्सट्रीम बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन में, तो ये टॉपलिंग करना शुरू कर देगा। तो बस हमें दोनों टॉर्क बैलेंस कर देने हैं। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो जरा ध्यान देखें। प्रॉब्लम नंबर 58 SCB, प्रॉब्लम नंबर 58। ये कॉइल है,
कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे, करंट I होगी, n टर्न्स हैं, तो इस पे ऐसे कुछ टॉर्क लगना शुरू होगा इस टाइप से। ये टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इसके बाद इसमें एक, मैं 3D नहीं दिखा पा रहा हूँ, 3D अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से होगा ऐसे। ये टॉर्क तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क नीचे लग रहा होगा, ये mg लगेगा, और इसकी एक साइड से डिस्टेंस l/2 होगी। तो टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड शुड बी बैलेंस बाय टॉर्क बाय ग्रेविटी। टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है NIAB, ये टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और टॉर्क का बाय ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा आपके पास mg इंटू l/2। n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, एरिया जो होगा साइड लेंथ l है तो l² हो जाएगा, b मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वल टू mg इंटू l/2। आपको निकालना क्या था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 58, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ b फॉर द कॉइल विल स्टार्ट ऑपरिंग। b की वैल्यू निकालनी थी, तो एक l से l को कैंसिल कर दीजिए, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg अपॉन 2nil। दिस बिकम योर आंसर। 58 नंबर आंसर देख लेता हूँ, 58 नंबर या करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट इज, अगला प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज 60 नंबर है, कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ रेडियस r एंड मास m which have a charge q distributed uniformly over it. The plate is rotated about its axis with an angular speed omega so that the magnetic moment mu and the angular momentum L of the plate are related as। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज Q हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मास m है जिसका, हम उसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखेंगे और इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना। क्वेश्चन नंबर 60, वैसे ये अपने आप में एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग चार्ज बॉडीज का अपना एक आर्टिकल होता है, एंगुलर मोमेंटम सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये हमारे पास एक डिश है, लेट अस सपोज ये एक डिश है, इसका मास m है, रेडियस r है, चार्ज q है। अगर मैं सिग्मा निकालूं तो आपके पास q अपॉन पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अपने इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैं निकालता हूँ। वैसे आपको पता है क्लोज लूप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m जो होता है वो होता है NIA। अब मैं यहाँ पे m में कंफ्यूजन ना हो मास और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, तो मास को मैं स्मॉल m मान लेता हूँ। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस एरिया इस टाइप से। हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराई जा रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x डिस्टेंस पे रेडियस की एक dx विड्थ की एक रिंग कट कर ली यहाँ से, ऐसे x पे dx की एक रिंग कट कर ली ऐसे। तो ये जब मैंने रिंग कट की तो इस रिंग पे एक कुछ ना कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ही होगा। इस रिंग पे कितना होगा, तो पहले मैं इस रिंग का रेडियस देख लेता हूँ। तो इस रिंग का को अगर मैं कट करूँ, ये रिंग निकालूं, ऐसे कट करके इसको एक स्ट्रिप बना लूं, तो आपके पास जो स्ट्रिप आएगी वो ये होगी, दिस वन। इसकी विथ ये हमने dx ले लिए, dx विथ ले लिए, तो ये dx हो गया और ये आपके पास 2πx हो गया। एक हो गया 2πx और dx, तो इसका dA जो आपके पास आएगा, वो dA जो आपके पास आएगा दैट इज 2πx इंटू dx। ये आपका dA हो गया। अब इसमें dq क्या होगा, dq क्या होगा, अब ये जो dq आएगा आपके पास, dq होगा सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA। तो dq आपके पास हो जाएगा q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2πx dx। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 2q अपॉन r स्क्वायर इंटू x dx। ये dq आ चुका है, 2q बाई r स्क्वायर इंटू x dx। अब आपको पता है कोई भी क्लोज चार्ज पार्टिकल q ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो उसकी एक इफेक्टिव करंट होती है। कोई चार्ज पार्टिकल q है, t टाइम पीरियड से, f फ्रीक्वेंसी से, ओमेगा से r रेडियस से क्लोज पाथ में घूम रहा है, तो इसकी एक इफेक्टिव करंट हो जाती है। ये करंट होती है q बाई टी या q इंटू एफ या q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ऐसी होती है। इससे भी एक इफेक्टिव करंट, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस ओमेगा से घूम रहा है
तो एक इफेक्टिव करंट आ जाएगी और ये करंट का रिंग लूप हो जाएगा। उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से लिख दिया जाएगा, m = NI से। अब क्योंकि एक एलिमेंट है तो इसको हम डीएम लिखेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो डीएम आपके पास आ जाएगा n, नंबर ऑफ टर्न्स देखिए, I कितना हो जाएगा Q, यानी कि dq इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, dq इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई I की जगह इस फॉर्मूले से q ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो dq ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, I हो गया इंटू a, इसका a जो होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई आर स्क्वायर तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका dq कितना है 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच जाएगा, डीएम, स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डीएम जो आएगा 2q ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए 2q ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा इंटू एक्स क्यूब डीएक्स। अब आपको टोटल निकालना है डिस्क का, ऐसे ढेर सारे रिंग से मिलकर डिस्क बनेगी और पहला रिंग होगा x = 0 पर और लास्ट होगा x = कैपिटल R पर। तो 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर दें तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रोटेटिंग डिस्क आ जाएगा। तो 2q ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो x पावर 4/4, लिमिट रखें तो r की पावर 4/4 आ जाएगा एंड दैट बिकम्स 1/2 q ओमेगा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम पता होता है, वो होता है I इंटू ओमेगा। तो रोटेशन आपने पढ़ा हो एंगुलर मोमेंटम L, वो होता है I इंटू ओमेगा। I हो जाएगा mr² इंटू ओमेगा। ये हो गया। तो m अपॉन L को चेक कर लेते हैं, m अपॉन L चेक कर लें तो कितना हो जाएगा। हाँ, एक चीज गलत हो चुकी है हमारे ऊपर, मैंने एक 2 छूट गया था। अभी मुझे आंसर देख के याद आया कि आंसर ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक 2 छूट गया था ये, तो यहाँ पे नीचे 2 बना रहेगा, यहाँ पे 2 बना रहे, कट गया तो 1/2 नहीं, ये 1/4 आ जाएगा। ये 1 मैं अब हटा ही दिया तो 1/4 लिख देता हूँ इसको, ये 1/4 आएगा एंड दिस इज 1/2। तो m/l चेक कर लेते हैं तो कितना आ गया, q ओमेगा r²/4 अपॉन mr²/2। r² कैंसिल हो गया, ठीक है, इंटू ओमेगा भी था यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया और 2 से 2 हो गया, दैट बिकम q/2m। इट मीन्स m = q/2m टाइम्स ऑफ l, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये था हमारा मैग्नेट का ये पार्ट। कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जाएंगे। ये भी लास्ट में जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये बहुत सा अच्छा कॉन्सेप्ट था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो q/2m। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। आपने कुछ सीखा है तो कमेंट जरूर करें, एक आपका कमेंट मुझे अप्रिशिएट जरूर करेगा। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। बेस्ट विशेस, अच्छे से तैयारी करें।